आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज शुक्रवार तड़के बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इंटरपोल से प्रज्वल रेवन्ना के भारत आने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एसआईटी, बेंगलुरु पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारी शुक्रवार तड़के एयरपोर्ट पर पहुंचे और रेवन्ना को लैंड होते ही गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बेंगलुरु में सीआईडी कार्यालय पहुंची है। रेवन्ना को यहां मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद आज ही रिमांड के लिए रेवन्ना को अदालत में भी पेश किया जा सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि प्रज्वल रेवन्ना कल रात 12:50 पर जर्मनी से आए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी वही करेंगे जो कानूनी तौर पर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं कल शिमोगा से आया हूं। मैंने अभी तक अधिकारियों से बात नहीं की है। उन्हें जो करना है वो कानून के मुताबिक करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि पीड़ितों को एसआईटी के सामने आना चाहिए और अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल गुरुवार को आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पंजाब की जनता के नाम एक संदेश दिया था। उस चिट्ठी में उन्होंने अपने ऊपर लगे उन आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें भाजपा का कहना है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं समझा। इस काम पर तो केवल बीजेपी का कॉपीराइट है। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिससे भी आप अनुमति मांग रहे हैं, उससे अनुमति लेने में इतना समय क्यों लगा? जिस व्यक्ति ने कभी पीएम का पद संभाला हो, उसे स्पष्टीकरण देने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और इस कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज शुक्रवार 31 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया था। बता दें कि आतिशी ने हरियाणा पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से लेकर दिल्ली सचिवालय तक केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। उन्होंने आतिशी के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। इनका 53% पानी बर्बाद इसलिए होता है क्योंकि ये रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली में जो 2000 का जुर्माना लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी टैंकर चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली में पानी का नहीं, कुप्रबंधन का संकट है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी जल संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनावटी संकट बनाया है। वो जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में था और आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। ये वो सरकार है जो हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती थी और आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। पीएम मोदी की साधना को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता उनके इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा चुनाव अभियान किया है और हर बार चुनाव अभियान करने के बाद वे अध्यात्म और ध्यान से जुड़ते हैं, जिस पर विपक्ष के लोगों को बवाल मचाने की जरूरत नहीं है।
बीजेपी नेता ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछकर करेंगे? ये हैरानी की बात है। विपक्ष को अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए। वे क्यों हार रहे हैं और पीएम मोदी क्यों 400 पार जा रहे हैं, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। सीपीआईएम नेता डी राजा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा ध्यान करना उसका निजी मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया यह ध्यान एक सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि यह साइलेंस पीरियड है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और कल मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के अब केवल अंतिम चरण की वोटिंग होनी बाकी है, जिसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। इस बीच भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों ही अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों की भविष्यवाणी भी आनी जारी है। इसी कड़ी में योगेंद्र यादव ने एक बार फिर साउथ में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि केरल और तमिलनाडु दोनों में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन वो सीटें नहीं जीत रहे। तमिलनाडु में बीजेपी के आने से ये लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। डीएमके को बीजेपी के आने से फायदा हो गया। मुझे लगता है कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बीजेपी को 2 सीट भी आ जाएं तो बहुत होगा। योगेंद्र यादव ने आगे आंध्र प्रदेश को लेकर बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मेरी जानकारी के अनुसार विधानसभा भी टीडीपी जीत रही है और लोकसभा में भी वो आगे है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 2 सीट मिल जाएगी। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ बीआरएस लगभग खत्म हो गई है, जिससे उनका मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस में चला गया और पिछड़ा वोट बीजेपी को चला गया है। इस वजह से बीजेपी को यहाँ 3 से 4 सीट का फायदा हो सकता है। वहीं ओडिशा में यही खबर है कि विधानसभा में भले ही नवीन पटनायक आगे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। उन्हें यहां से 13 से 14 सीट का फायदा होगा। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी को ना फायदा होगा और ना ही नुकसान, लेकिन कर्नाटक में जो बीजेपी को झटका लगेगा वो पूरे कोस्टल पट्टी के फायदे को बराबर कर देगा। यहाँ पर एनडीए के पास 27 सीटें हैं। अगर आज बीजेपी यहाँ से 14 सीटें ले आए तो आप इसे गनीमत मानिए। इसका मतलब है कि केरल से लेकर ओडिशा तक बीजेपी को जितने भी फायदे हुए सब कर्नाटक में बराबर हो जाएगा। अमेरिका में इसी साल यानी 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी करार दिया है और सज़ा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चला और दोषी ठहराया गया हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पर 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले पैसों का भुगतान करने की बात छिपाने और अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने के 34 आरोप हैं। हालांकि ट्रंप ने दस्तावेजों में हेरफेर के खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल के साथ यौन संबंध से भी इनकार किया है और अदालत के फैसले को शर्मनाक और धांधली वाला बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रचार अभियान चलाने वाली टीम ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आए अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। टीम ने कहा कि ट्रंप को अभी भी बैलेट से हराना बाकी है। बता दें कि ट्रंप पर आए अदालत के इस फैसले के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अपराधी ठहराए जाने के बाद क्या ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल दोषी करार दिए जाने के बावजूद ट्रंप इसी साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार बने रह सकते हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अपेक्षाकृत न्यूनतम पात्रता की ज़रूरत होती है, जैसे कि उम्र कम से कम 45 साल हो, अमेरिका का आजन्म नागरिक हो और अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। जेल में बंद व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 421 बार मंदिर, मस्जिद और समाज को बांटने की बात की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने 224 बार मुस्लिम और माइनॉरिटी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत की बातें करते हैं और उनकी हर बात में नफरत झलकती है। नरेंद्र मोदी ने अपने 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्ष की बात की, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर कल गुरुवार शाम 6 बजे थम गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे आखिरी समय तक पोलिंग बूथ और स्ट्रांग रूम पर नजर जमाए रखें। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रचार खत्म हुआ, मैं देश की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने। हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। राहुल गांधी ने कहा कि मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े रहे। हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की आवाज़ उठाई। हमने मिलकर वैकल्पिक विजन के रूप में हर वर्ग का जीवन बदलने वाली क्रांतिकारी गारंटियां देश के सामने रखी और अपना संदेश कोने कोने तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुरुवार शाम से कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अगले 45 घंटे के लिए अपना ध्यान शुरू कर दिया है। ये ध्यान कल 1 जून शनिवार की शाम तक चलेगा। वहीं पीएम मोदी के मेडिटेशन कार्यक्रम को लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि 7वें चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का प्रसारण आचार संहिता का उल्लंघन है। मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी आयोग से शिकायत करने की बात कही है। वहीं तमिलनाडु की भाजपा इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि यह पूरी तरह से प्रधानमंत्री की निजी यात्रा है और यही कारण है कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। बता दें कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के विरोध में काले झंडे दिखाए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गो बैक मोदी जैसे नारे भी देखने को मिले। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और इसके आसपास के इलाके हाल के दिनों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चक्रवाती तूफान रेमल ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। इसके साथ ही इम्फाल घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं पहाड़ी ज़िले सेनापति में तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, असम राइफल्स और राज्य आपदा बचाव टीम के लोग बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के काम में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्फाल शहर में रहने वाले के अनिल ने बताया कि 2015 के बाद यह सबसे बड़ी बाढ़ है, जिसके पानी ने 16 लाख आबादी वाले इम्फाल शहर के 80% इलाकों को प्रभावित किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।